सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटरनल स्ट्राइफ का एपिसोड 4। इसकी पहले सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाइजोन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फंस गया और उसे वहां से बाहर निकलने में मार्शल एंड ज़ैंटियन ने मदद की। मगर ज़ैंटियन ने बाइजोन से प्रॉमिस लिया कि वो कुछ भी करके उनकी सारी मेमोरीज को वापस लाने की कोशिश करेगा। इधर रेना बाइजोन का स्टोन अपने साथ ले गई। साथ ही उसने बाइजोन को बताया कि उसने अपनी डिमोनिक पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना है और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो खुद ही उसे खत्म कर देगी। अब आगे तो हम देखते कि बाइजोन प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। तभी उसकी दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कहते, बताओ मेरे बच्चे, आज तुम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो? तो बाइजोन कहते, दादाजी, जब हम मार्शल आर्ट की एक सर्टेन लेवल पर पहुँच जाते हैं तब उसकी नॉर्मल सी मूव भी खास बन जाती है। इसलिए मैं 3rd ग्रेड मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मार्शल आर्ट की सभी बेसिक टेक्निक है। और ना वैसे भी मुझे मार्शल एंड ज़ैंटियन ने बताया कि मैंने 3rd ग्रेड मार्शल आर्ट पर ही फोकस करना है, क्योंकि इसी से मेरी पावर्स बढ़ेगी। तो किंगमिंग कहते, मेरे बच्चे, तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। वो मार्शल आर्ट की बेसिक चीजें छोड़कर एडवांस लेवल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो कभी ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाते। मगर अब तुम ये सच्चाई जान चुके हो, इसलिए तुम्हें जीनियस बोलने में कोई हर्ज नहीं। बाइजोन शॉक होकर कहता है, क्या कहा आपने? मुझे जीनियस बोला? वाह, मैं बताऊं, मुझे ना पहले से ही पता था कि भले ही मैं कितनी भी शराब पीऊं, हूँ तो मैं हैंडसम और बहुत जीनियस। मैं तो शहर की शान हूँ। बाइजोन की बड़ी बड़ी बातों से उसकी दादाजी को हंसी आ रही थी। वो शराब पीकर कहते कि मैंने तुम्हें जीनियस तो बोल दिया, मगर तो बाइजोन नाराज होकर कहते, मुझे पता ही था, इसमें अगर मगर की शर्तें तो जरूर होंगी। किंगमिंग कहते, तुमने एम्परर लेवल की एक्सरसाइजेस भी सीखनी चाहिए, सिर्फ 3rd ग्रेड मार्शल आर्ट से कुछ नहीं होगा। तो बाइजोन खुद को ही चाटा मार के कहता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं, प्लीज मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए ना, मुझे आपकी वो वाली टेक्निक सिखाइए। क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, किंगमिंग डज नॉट मूव। वो कहते, मुझे नहीं लगता तुम उसके लिए तैयार हो, मगर अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं उसके बेसिक्स तुम्हें सिखा सकता हूँ। अगर तुमने कड़ी मेहनत करके इस टेक्निक को आधा भी सीख लिया ना, तो भी तुम खुद की हिफाजत कर पाओगे। तो बाइजोन उनके पीछे ही पड़ जाता है कि मेरे को अभी सिखाओ, प्लीज दादाजी सिखाओ ना। तो वो कहते, ठीक है ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक जगह रुक जाऊंगा और तुम्हें मुझे पुश करना है। अगर मैं जरा से भी पीछे हट गया तो मैं तुम्हें सिखाना शुरू कर दूंगा। तो बाइजोन कहते हैं, बस इतनी सी बात, वो तो मैं यूं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पूरा दम लगा के किंगमिंग को पुश करने की कोशिश करता है, मगर वो तो 1 इंच भी मूव नहीं होते। तो बाइजोन कहता है, अब आपको चोट लग गई ना, तो मुझे नहीं बोलने का, ठीक है ना? जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके किंगमिंग पर अटैक कर देता है, मगर उनके आसपास एक शील्ड बनी हुई थी जो बाइजोन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बाइजोन दोबारा से उन पर अटैक करने चला जाता है। इस बार उसने अपनी सारी पावर्स लगा दी थी, मगर उसके दादाजी ठस के मस्त नहीं होते, उल्टा बाइजोन ही बहुत दूर जाके गिर जाता है। वो कहते, दादाजी, आप क्यों ही मेरे साथ ऐसा करते हो? हमेशा मेरे साथ चीटिंग करते हो, एटलीस्ट मेरा दिल रखने के लिए तो थोड़ा सा मूव हो जाते। तब उसके दादा उसे कहते, बच्चे, ये इमूवेबल टेक्निक है, इसी वजह से तो इसे डज नॉट मूव कहा जाता है। जिसके बाद वो बाइजोन को अपना सेंट फॉर्म दिखाते हैं, जिसे देखकर बाइजोन की तो होश ही उड़ गए थे। अब उसके ग्रैंडफादर कहते, बच्चे क्या देख रहे हो, चलो प्रैक्टिस करनी है ना तुम्हें, आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। जिसके बाद बाइजोन अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो मार्शल आर्ट्स की बेसिक के साथ साथ और भी चीजें सीख रहा था, जिसमें किंगमिंग उसकी मदद कर रहे थे। अब अगले सीन में हम बाइजोन के फादर को देखते हैं, जो बहुत परेशान थे। वो कहते, फादर, आपने बाइजोन को कुछ बेसिक स्किल सिखाई है, मगर फिर भी उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तब किंगमिंग कहते कि एसेंस स्टोन की पावर्स गायब हो चुकी है, मगर मुझे पता है कि वो लोग हमें अभी भी ढूंढ रहे होंगे। हम कई सालों से सबसे छुप कर रहते हैं, मगर इसे हमेशा तो नहीं चलेगा ना, हम ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो चुके हैं। तो भला इसी में है कि हम बाइजोन को और प्रैक्टिस करने दे। तुम्हारा लड़का एक हीरो है, मगर फिलहाल उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, और बिना स्किल या पावर्स के हीरोज किसी काम के नहीं होते। हमने बाइजोन को प्रैक्टिस के लिए यहाँ से बहुत दूर भेज देना चाहिए, क्योंकि ये जगह बाइजोन के लिए सेफ नहीं है। जिस पर बाइजोन के फादर कहते कि मैं बाइजोन को यहाँ से दूर नहीं भेजना चाहता, अगर उस पर किसी ने अटैक कर दिया तो मैं क्या करूँगा? जिस पर किंगमिंग कहते, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने मेरे एक पुराने दोस्त से बात की है, वो बाइजोन को अच्छे से ट्रेनिंग देगा। हमने जल्दी से बाइजोन को उसके पास भेज देना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते कि किंगमिंग बाइजोन को उसका सेंट फॉर्म कैसे एक्टिवेट करना है इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो बाइजोन भी अपनी सेंट फॉर्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, मगर वो जरा सा एक्टिव
एक्टिव होके गायब हो रहा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बाइजुआन की लगातार कोशिशों के बाद उसने अपने सेंट फॉर्म को अचीव कर लिया था। तो बाइजुआन अपनी सेंट फॉर्म की पावर्स का यूज करते हुए किंग मिंग पर हमला कर देता है, लेकिन किंग मिंग ने बस हल्के से टच से ही बाइजुआन और उसके सेंट फॉर्म की छुट्टी कर दी थी। बाइजुआन ने देखकर खुद पे ही गुस्सा कर रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा लूजर क्यों है। वो सोचता है कि मैंने बहुत सी स्किल को मास्टर किया है, साथ ही मेरी स्पीड भी बहुत तेज हो गई, लेकिन फिर भी मैं ग्रैंडपा को हरा नहीं पाया। हराना तो बहुत दूर की बात रही, मैं तो उन्हें मूव भी नहीं कर पा रहा। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और तभी वो अपने स्पिरिचुअल स्पेस में पहुँच जाता है। वहाँ पर ज़ांटियान थे। बाइजुआन उनसे पूछता है कि सीनियर मुझे बताए मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ। तो उसे अपनी पावर्स में जकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी मेमोरीज को एक्सेस करो और खुद ही पता कर लो कि तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो। अब वो बाइजुआन में अपने कुछ पावर्स डाल देते हैं, जिससे बाइजुआन उनकी मेमोरीज को एक्सेस कर लेता है। वो देखता है कि ज़ांटियान ने एक ही झटके में दुश्मनों का खात्मा कर दिया था। थोड़ी देर में उसे एक टेक्निक दिखती है जिसे 1000 ऑफ वेव्स कहा जाता है। अब बाइजुआन मेमोरीज से बाहर आ चुका था। वो कहते सीनियर आपने 1000 ऑफ वेव्स का यूज करके अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया। जिस पर ज़ांटियान कहते बच्चे मुझे तो लगा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मगर थोड़ी बहुत अकल तुम्हें है ही। बाइजुआन कहते हैं मैंने आपको देखा, आपने एक ही अटैक में दुश्मनों को खत्म कर दिया था, मगर मुझे पता है वो दिखने में बस एक अटैक था, लेकिन उसमें ढेर सारे अटैक छुपे हुए थे जो आपने बड़ी ही तेजी से किए थे और उसका दुश्मनों को पता भी नहीं चला। जिस पर ज़ांटियान कहते बच्चे तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, देखो एक अटैक से कुछ नहीं होता, तुम्हें ढेर सारे अटैक्स करने पड़ेंगे और वो भी बहुत तेजी से, इसलिए तो इसे 1000 ऑफ वेव्स कहा जाता है। अब बाइजुआन कहते सीनियर इस टिप के लिए शुक्रिया। जिसके बाद उस स्पिरिचुअल स्पेस से बाहर आ जाता है। इधर उसके ग्रैंडपा कहते क्यों छोटे उस्ताद इतनी जल्दी हार मान ली तुमने। तो बाइजुआन उठकर अपने कपड़े साफ करता है और कहते दादाजी इतनी भी क्या जल्दी है आपको, सब्र कीजिए जरा सा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब वो दोबारा से उन पर हमला करने चला जाता है और खुद ही मार खाता है। तब तक बाइजुआन के पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे। उसकी माँ सोचती पता नहीं मेरा लाल मार खाना कब बंद करेगा। अब बाइजुआन ना दिन देखता है न रात, वो बस प्रैक्टिस किए जा रहा था। वो 3rd ग्रेड मार्शल आर्ट की बेसिक को मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसी में मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट छुपे हुए हैं। वो हर रोज प्रैक्टिस करता और अपने ग्रैंडपा से मुकाबला करने जाता, मगर वो तो बस उसे उठा उठा कर दूर फेंक दिया करते थे। बाइजुआन ने सीख लिया था कि उसने अपने दिमाग को काम रखना है, साथ ही उसे अपने पूरे बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करना है, जो कड़ी प्रैक्टिस करते हुए कर रहा था। वो इसी प्रैक्टिस की मदद से 1000 ऑफ वेव्स की टेक्निक को मास्टर कर रहा था। भले उसने किंग मिंग को हराया नहीं, मगर उसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ये बात उसके ग्रैंडपा भी जानते थे। अब बाइजुआन काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था, तो वो अपने ग्रैंडपा से कहते दादाजी आपके बूढ़े हाथ पैरों को संभाल कर रखना, क्योंकि इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ, पता चले मैंने आपके हाथ पैर ही तोड़ दिए। तो उसके ग्रैंडफादर आलस देते हुए कहते बच्चे पकाओ नहीं यार। अब बाइजुआन के फादर भी वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था बाइजुआन इस बार भी कुछ खास नहीं कर पाएगा, मगर उसकी मदर उन्हें रोक लेती है। अब बाइजुआन ने अपने सेंट फॉर्म को समन कर लिया था। वो कहते दादाजी इससे मिले, ये मेरी 9 टर्न मैजिकल स्किल है। किंग मिंग को पता चल गया था कि स्किल में एनर्जी की हजारों वेव्स है, जो एक के बाद एक रिलीज हो रही है। वो सोचती कि शायद ये स्किल हमारे पूर्वजों से इसी विरासत में मिल गई, जिसके बाद वो भी अपने सेंट फॉर्म को समन कर लेते हैं। वो दोनों सेंट फॉर्म अपनी एनर्जी को रिलीज करने में लगे हुए थे और अब बाइजुआन किंग मिंग पर अटैक कर देता है। इस बार का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे फाइनली किंग मिंग थोड़ा पीछे मूव हो गए थे। इतना ही नहीं, बाइजुआन के उस अटैक ने उनके घर को भी तोड़ दिया था। बाइजुआन के पेरेंट्स उसकी पावर्स को देखकर हैरान हो गए। बाइजुआन कहते दादाजी देखा ना आपने, मैंने आपको पीछे पुश कर दिया। तो वो कहते चल बेवकूफ कहीं की, मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मुझे पीछे पुश करो, मैंने ये कहा था कि कुछ ऐसा करो जिससे मैं पीछे हट जाऊं, वो भी खुद होके, यानी मैं तुम्हारे सामने हार मान लूं। दरअसल किंग मिंग ये शर्त हार गए थे, इसलिए वो झूठ मूठ का ड्रामा करके अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए थे। अब बाइजुआन दोबारा से सैड हो जाता है। अपना हीरो सच में बहुत इनोसेंट है, उसे लगता है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं, जबकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। अब ग्रैंडपा कहते मेरे बच्चे तुमने इतने कम समय में क्यूआई की 2 एनर्जीज को एक किया है और इन दोनों एनर्जीज को ब्लेंड करके तुमने एक नई मूव बनाई है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। तुम आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। देखो जितना मेरे पास था वो सारा नॉलेज मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें पता ना हो। अब तुम्हें नए टीचर की जरूरत है, साथ ही तुमने नए एक्सपीरियंस सीखने चाहिए। भाईजान कहते दादाजी क्या सच में मैं बाहर जा सकता हूँ? तो कहते हाँ मेरे बच्चे, अब तुम कहीं और जाके प्रैक्टिस करना, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक जगह जाओ, पहले तुम उनसे मिलना। तो बाइजुआन कहता है ग्रैंडपा आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो बताते हैं कि चिनफिंग कंट्री में मेरा दोस्त जनरल ली रहता है, वो बहुत अच्छा बंदा है। उसके पास प्योर हार्ट की कुछ ऐसी टेक्निक है जो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अगर तुम उन टेक्निक को सीख गए तो तुम्हारे अंदर जो डिमोनिक पावर्स है उसे तुम आसानी से कंट्रोल
कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर जो डिमोनिक पावर्स है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देना, नहीं तो वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर बाइजॉन कहता है ग्रैंडफादर मैं संभाल कर रहूंगा। तो किंग मिंग कहते ठीक है फिर अब जाओ मेरे बच्चे और इस दुनिया को दिखा दो कि उनका किंग वापिस आ गया है। इतने पावरफुल बन जाओ कि हमारे दुश्मन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। अब अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो ओल्ड डीमन का चमचा था। वो डीमन लॉर्ड से कहता है कि इसेंस स्टोन की सारी पावर्स बाइजॉन डुगो नाम के बंदे ने एब्जॉर्ब कर ली है, मगर वो बंदा एक नंबर का बेवकूफ है। उसने उस स्टोन की पावर्स का यूज करते हुए अपने मरे हुए दोस्तों को जिंदा कर दिया। वो लोग किसी लूजर से कम नहीं थे। मुझे लगता है वो बंदा ऐसी ही हरकतें कर करके स्टोन की सारी पावर्स खर्च कर देगा। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि इसकी फिक्र मत करो, अब हमें बस उस लड़की पर ध्यान देना होगा, बाइजॉन की फियांसे मिंगयू, वो हमारे बहुत काम आ सकती है। अब इन लोगों का रियल प्लान क्या है ये यहाँ पर तो क्लियर नहीं किया गया, मगर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग बाइजॉन को मार के उसकी सारी पावर्स को छीनना चाहते हैं। इधर बाइजॉन अपनी सिटी छोड़कर आ चुका था। अब उसकी गर्लफ्रेंड को तो उसकी कोई फिक्र नहीं थी, मगर बेचारा बाइजॉन चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि मेरी जान मिंगयू मैं जल्द ही वापिस आऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करना। अब वो हंसी जा ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की उस पर चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारे जैसे लफंगे लड़के खूबसूरत लड़की देखते ही उसे छेड़ने को आ जाते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे जैसे लफंगों को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बेचारा बाइजॉन उससे सॉरी सॉरी बोलकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो लड़की चोर थी और उसने बाइजॉन को टक्कर मार के उसका बटुआ चुरा लिया था। वो कहती क्या उल्लू था वो बंदा, खुद ही सॉरी बोल के भाग गया। उससे अच्छी तो मैं हूँ, मैंने बटुआ भी मारा और उसी से सॉरी भी बुलवाया। और तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर बाइजॉन की फोटो लगी हुई थी और उसे पकड़ने वाले को तगड़ा इनाम मिलेगा ये भी लिखा हुआ था। तो लड़की कहती यार ये बंदा तो लॉटरी है, मगर अभी अभी वो मेरे हाथ से निकल गया। और तभी उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल बाइजॉन को कुछ गुंडों ने घेर लिया था, वो उसे चोर चोर बुला रहे थे। तो बाइजॉन कहता है यार कितने बेशरम लोग हो तुम, मैं तो तुम्हें डायरेक्शंस पूछ रहा था और तुम लोग मेरे पे ही इल्जाम लगा रहे हो, मुझे पता है तुम लोग यहाँ के नहीं हो। अब वो लोग एक पोस्टर को घूर के देखते हैं और फिर बाइजॉन को देखते हैं। वो हंस के कह रहे थे कि तुम चोर हो। बाइजॉन समझ गया था कि ये पोस्टर उसके किसी दुश्मन ने लगाए हैं। अब वो बंदा उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी बाइजॉन एक ही सेकंड में उसकी वेपन को ही तोड़ देता है। ये देखकर वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे अकेले नहीं मार सकते, तो चलो मिलकर इस पर हमला करते हैं। अब वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाइजॉन उनके साथ लड़ने की बजाय भागने लगता है। वो इधर उधर भाग रहा था और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मार्केट में मौजूद लोग आपस में ही बात करते हैं कि शायद ये वही बंदा है जिसने लिन और लियो फैमिली के लोगों को खत्म कर दिया, मगर इसकी हरकतें देख के तो लगता नहीं कि ये किसी का मर्डर भी कर सकता है। उनकी बातें वो चोर लड़की भी सुन रही थी। वो कहती है कि इस बंदे पर बहुत तगड़ा इनाम रखा है, मगर उस पोस्टर पर तो चोर लिखा था और ये लोग उसे खूनी बोल रहे हैं। शायद अब मुझे इस सच्चाई का पता लगाना होगा। इधर बाइजॉन गलियों से भाग रहा था और वो लड़की भी छतों पर जंप करते हुए उसका पीछा कर रही थी और फाइनली वो बाइजॉन को गिरा देती है, जिससे बाइजॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो उसके सामने वही लड़की थी। वो उसे कुछ बोलने ही वाला था, मगर वो लड़की उसे चुप करा देती है क्योंकि वो गुंडे अभी भी बाइजॉन को ढूंढ रहे थे। अब उनके जाने के बाद बाइजॉन कहता है कि मैं मानता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर ऐसे अच्छे फैमिली के जवान लड़के को किडनैप करना सही नहीं होता। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम मेरे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, तो मैं ये इनाम अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ। तो बाइजॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन से इनाम की बात कर रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुमने लियो और लिन फैमिली के लोगों को मारा है, मगर मुझे तो लग रहा था कि उन घटिया लोगों को मारने वाला बंदा बहुत हैंडसम, बहादुर और हीरो टाइप का होगा। तुमने तो मुझे निराश कर दिया। तुम्हें देख के तो लगता भी नहीं कि आज तक तुमने किसी मच्छर को भी मारा होगा। पता नहीं उन लोगों ने तुम्हारे जैसे लूजर में क्या देखा जो तुम पर मर्डर का आरोप लगाया। जिस पर बाइजॉन गुस्से में कहता है ओए लड़की, लूजर तू होगी, मैं नहीं समझी तू कब से बकबक की जा रही है। अब वो सोचता है कि शहर के बाहर कैसे जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह पोस्टर पर उसी का चेहरा छाया हुआ था। अब वो उस लड़की से कहता है देखो मुझे पता है तुम्हें सिर्फ ये नाम से मतलब है, अगर तुम मुझे उन लोगों के हवाले करोगी तो भी तुम्हें थोड़ा सा ही पैसा मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। जब मैंने उन लोगों को मारा था ना, तब उनका ढेर सारा खजाना लूट लिया था। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगी तो उसमें से आधा खजाना तुम्हारा होगा। तो लड़की तुरंत ही उसकी बात मानकर उसे आजाद कर देती है और फिर पूछती है बताओ कहाँ है वो खजाना। तो बाइजॉन सोचने की एक्टिंग करके वहाँ से भाग निकलता है, मगर वो लड़की बहुत तेज थी। वो तुरंत ही उसके सामने आके रुक जाती है। वो कहती मुझे पता था तुम्हारे पास कोई खजाना नहीं, मगर मेरा तुम पर एहसान हो गया, तो बताओ तुम इस एहसान को कैसे चुकाओगे।
तो बाईजान कहता है तुम पागल हो, मैंने कहा तुमसे कुछ लिया है। तो कहती बच्चे मैंने तुम्हारी गुंडा से जान बचाई तो अब तुम्हें तो ये कर्ज चुकाना होगा। एक काम करो तुम कुछ दिनों तक मेरे छोटे भाई बन जाओ ताकि मैं तुमसे ढेर सारी मेहनत करवा लूंगी। उस तरीके से तुम तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है वो भी चुकता कर पाओगे। लेकिन बाईजान उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। तो लड़की कहती कि अगर मैंने तुम्हें उन लोगों के हवाले कर दिया तो मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा जो कि मैं नहीं कर रही, तो अब तुम ही वो पैसा मुझे कमा के दोगे। जिस पर बाईजान कहता है शक्ल देखिए अपने आईने में, मुझे अपना छोटा भाई बुला रही हो, तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो। तो लड़की कहती है अगर तुम मुझसे बड़े हो ना तो मुझे हरा कर दिखाओ। जिस पर बाईजान कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मेरे हाथों से तुम्हारे हाथ पैर जरूर टूटेंगे। और अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, मगर वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब वो लड़की कहती देख लिया ना, तुम मेरे छोटे भाई हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत कमजोर हो। इसलिए बाईजान उस पर दोबारा से अटैक करने चला जाता है, मगर वो लड़की जंप लगाकर उसके अटैक को डिफेंड करती है। वो कहती लड़के तुम बस जबान चला सकते हो, अगर अपनी जबान जैसे हाथ पैर भी चला लेते तो तुम बहुत पावरफुल बन जाते। तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा, बनोगे ना मेरे छोटे भाई? जिस पर बाईजान कहते हैं हरगिज नहीं, चलो दोबारा से फाइट करते हैं। तो लड़की कहती है ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें तो दिन भर हरा सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर्स है उसका यूज करते हुए तुम अपना फुटवर्क भी सही से नहीं करते। अगर मैंने तुम्हें 100 साल भी दिए ना तो भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हराना तो छोड़ो, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हो। उसकी बातों से बाईजान बहुत भड़क जाता है, वो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था मगर वो लड़की उसके हाथ ही नहीं आती। वो तो उस पर कुछ अटैक भी नहीं कर रही थी। अब वो बाईजान से कहती है कि मार्शल आर्ट सीखते वक्त हमेशा सब्र रखना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें मूव्स को तेजी से नहीं बल्कि एक सीक्वेंस में यूज करना होगा। साथ ही तुम्हारा दिल भी बहुत चंचल है तो इसे काबू में लाओ। तो बाईजान उसकी दी हुई सारी टिप्स को फॉलो करते हुए उसे एक पंच मारने जाता है, मगर वो बेंड होकर उसे काउंटर करने लगती है। अब वो दोनों भी अपनी पावर्स का यूज करते हैं, लेकिन बाईजान का पावरफुल अटैक उस लड़की पे ना होकर एक पेड़ पर हो जाता है, जिससे वो पेड़ ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है। बाईजान अपने उस पंच से बहुत खुश हो गया था। उस लड़की से कहता है थैंक यू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो लड़की कहती है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, बताओ तुम मेरे छोटे भाई बनोगे? तो बाईजान कहता है नहीं, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी हम दोनों की फाइट टाई हुई है, जिस वजह से मुझे तुम्हारा सर्वेंट बनने का कोई शौक नहीं। तो लड़की गुस्से में आकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस कटे हुए पेड़ को उठा लेती है। उसे हवा में फ्लोट कर रही थी, जिसके बाद उस पेड़ को ब्लास्ट कर देती है। बाईजान तो उसकी पावर्स देखकर काफी हैरान हो गया था। उसे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वो इस लड़की के साथ रहकर काफी कुछ सीख सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।